हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है किशोर अवस्था, ये रोमांचक एवं चुनौतियाँ। आपको पता है कि जीवन में हर एक व्यक्ति जो है, ठीक है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन जीता है, लेकिन जो किशोर अवस्था का जीवन होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप की होती है, ठीक है। और किशोर अवस्था जो होती है एक नया हार्मोन चेंजेस का समय होता है, जहाँ पर लोग जो होते हैं जिज्ञासाहीन तरह तरह की बातें जानने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में बहुत चिंतित भी होते हैं, कुछ समझते भी हैं। किशोर अवस्थाएं यानी रोमांचक एवं चुनौतियाँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है। मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्या मेरी लंबाई काफ़ी होगी, क्या मैं इस संसार को बदल पाऊँगा, कोई भी मुझे समझता नहीं है, क्या ये सभी बातें जानी पहचानी लगती है। किस आयु में इस प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं? आपको पता है ऐसे विचार जो होते हैं जब हम किशोर अवस्था में होते हैं तभी आता है, तब हम जाके अपने हम सफ़र को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं, ठीक है। अपनी जो शरीर में बदलाव हो रहा होता है उससे हम काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी समस्या आती है। जीवन में किशोर अवस्था बाल्यावस्था तथा वयस्क के बीच में महत्वपूर्ण अवधि है, जिसके दौरान व्यक्ति विभिन्न प्रकार के भावों का अनुभव करता है। कुछ बातों के संबंध में अत्यंत आत्मविश्वास रहता है, कुछ बातें जो होती है आपको आत्मविश्वास बढ़ाती है, और कुछ बातें जो होती है आपको काफ़ी टेंशन क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि आप किशोर अवस्था में होते हो। किशोर अवस्था में कहा जाता है कि हमारा जो शरीर के जो हार्मोन होती है वो अनबैलेंस हो जाता है, और हम तरह तरह की चीज़ों से अपने आप को लगाने की कोशिश करते हैं, गलत रास्तों पे भी चले जाते हैं, ठीक है, गलत चीज़ें भी करने लग जाते हैं। यही चीज़ें जो होती है किशोर अवस्था को दर्शाती है। लेकिन दोस्तों, किशोर अवस्था को जो कहते हैं ना, जो पार कर लेता है ना, जीवन की हर समस्या से दूर हो जाता है। किशोर अवस्था में माता पिता को भी बहुत सचेत हो जाना चाहिए कि भाई बच्चे कोई गलत अनुभव में ना करने लग जाएँ, गलत चीज़ों में ना पड़ जाएँ। और इस समय जो होता है उनमें काफ़ी जो है माता पिता के सहयोग की आवश्यकता होती है, और ये सहयोग उनके जीवन को बहुत ही आधारपूर्ण निश्चित करती है तथा कुछ संबंधों में अनिश्चितता रहती है। इस समय उनके मन तथा शरीर में होने वाले परिवर्तन के प्रति व्यवस्थित होने में उसे कुछ समय लग जाता है, क्योंकि वो चीज़ को कंट्रोल करने में संभव अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन जीवन के इस चरण के अत्यंत आकर्षक बना देता है, और जीवन को आकर्षण भी काफ़ी हमारा बना देता है। इस पाठ में हम किशोर अवस्था के रोमांचक ऑप्शन होते हैं और इससे संबंधित जो है प्रबंधन तरीकों का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। किशोर अवस्था में जो होती है सबसे पहले तो यही आती है कि किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या होती है। दोस्तों, किशोर अवस्था की कुछ जो विशेषताएं होते हैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो हार्मोनल जो होती है अनचेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, तो बहुत तरह की समस्याएं जो होती है बच्चों को सामना करना पड़ जाता है। अच्छा, बताइए कि किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था बाल्यावस्था तथा वयस्क के बीच संक्रमण काल है। यह 10 से 19 वर्ष के बीच की आयु होती है। हालांकि प्रत्येक व्यक्तियों में परिवर्तन का समय तथा गति भिन्न होती है, किंतु ये शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, ज्ञानात्मक परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होती है। देखिए, बच्चे जो होते हैं उसके शारीरिक में जो बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं, भावनात्मक वो विचारों को थिंकिंग करने लग जाते हैं, सामाजिक से थोड़ा सा अपने आप गतिविधियों में लगाने लग जाते हैं, ज्ञानात्मक जो होती है उनके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, अच्छे बुरे के बारे में समझना स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्या लगता है ये परिवर्तन क्या होते हैं? देखते हैं। ये परिवर्तन जो होते हैं शरीर में अन्य स्वास्थ्य परिवर्तन से आरंभ होती है, यानी जो आपको पता है कि जो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, इसके वजह से जो होती है ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यह विकास प्रक्रिया को प्रतिकूल जो प्राकृतिक क्रिया करती है, यानी जो हमारे प्राकृतिक में जो चेंजेस होती है उन चीज़ों की वजह से भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अंत स्वास्थ्य के संबंध में NIOS के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी माध्यमिक पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा 22वां नंबर नियंत्रण समय के विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये परिवर्तन किशोर अवस्था की भूमिका तथा उत्तरदायित्व के लिए तैयार करते हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। आइए इस परिवर्तन के संबंध में और ज्ञान प्राप्त करें और इस परिवर्तन को व्यास के रूप में निम्नानुसार श्रेणीबद्ध करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो दोस्तों यही हो जाती है, पहला जो होता है शारीरिक परिवर्तन, दूसरा होता है भावनात्मक परिवर्तन, और तीसरा जो होता है सामाजिक परिवर्तन। पहले शारीरिक आ जाता है, भावनात्मक, सामाजिक, और एक होता है ज्ञानात्मक। यानी इसी चार जो स्टेज से हैं व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति गुजरता है। तो सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन आता है। किशोर अवस्था में शरीर परिवर्तन यौवन आवरण से शुरू होती है, जिनका अर्थ होता है यौन प्रवक्ता का आरंभ। इस अवधि में शरीर अतिवृद्धि होती है और शरीर के कुछ आकार में परिवर्तन होने लगता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते। इस चित्र में साफ दिख रहा है कि देखिए कोई जो बाल्यावस्था है, जब बच्चे आगे बढ़े हैं, जब उनके शरीर में देखिए कितना परिवर्तन आ चुका है, कैसे जाके वो अपने जीवन को जो है एक नए रूप धारण कर चुके हैं। इस अवधि के दौरान लगभग 75% जो व्यास लंबाई जो होता है बढ़ चुका होता है तथा 50% व्यास वजन प्राप्त कर लिया होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों की संरचना एक विशिष्ट संरचना होती है जो उनके
कारकों जैसे कि आनुवंशिकता, वातावरण, पोषण पर प्रभाव डालता है। आपको पता है बहुत से लोग जो होते हैं, कुछ उनके शरीर में जैसे परिवर्तन दिखता है वो आनुवंशिकता की वजह से दिखता है। कुछ जो होता है वातावरण जो होती है, जैसा वातावरण में वो रहते हैं, जैसा उनको माहौल मिलती है उसी तरह से उनका परिवर्तन देखने को मिलता है। और तीसरी बात जो होती है पोषण पर डिपेंड करता है कि पोषण वो किस तरह से ग्रहण करते हैं। तो ये चीज़ों पर जो है उनकी सारी चीज़ों निर्भर करती है। किशोरावस्था के दौरान लड़के व लड़कियां दोनों के शरीर में परिवर्तन का अनुभव करते हैं, किंतु कुछ विशेष परिवर्तन लड़कों में होते हैं, कुछ विशेष परिवर्तन लड़कियों में होते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ यहाँ पर हमें बताया गया है। सबसे पहले लड़कियों तो लड़कों समान रूप से होने वाले परिवर्तन, लंबाई व वजन में वृद्धि हो जाता है, बगल के नीचे वाला बाल आना शुरू हो जाता है, ठीक है, जघन में बाल आना, मुहां से फुंसियाँ, जनन अंगों का विकास होना। तो चलो जर्नल जो होता है दोनों में ही होता है, ठीक है। लेकिन लड़कों और लड़कियों में क्या डिफरेंस होती है, देखो कंधों की चौड़ाई जो होता है चौड़ा होने लग जाता है लड़कों में, शरीर में घुमाव नज़र आने लग जाता है लड़कियों के, यानी थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है लड़कों में, स्तनों का विकास हो जाता है, लड़कियों में स्तन का जो होता है विकास हो जाता है, चेहरे के बालों का बढ़ जाता है, ठीक है, नितंब का बड़ा होना, नितंब जो होती है वो बड़ा होने लग जाता है, मांसपेशियों में विकास, फिर जो प्रथम राजोधर्म इनका स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है लड़का लड़कियों में चेंजेस आता है। कई बार एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किशोरावस्था के दौरान शरीर में परिवर्तन कौन कौन से आते हैं, तो आप देख सकते हो कि यही परिवर्तन जो होती है खास होती है। वो जो डायग्राम था वो लड़कियों का था, लेकिन ये डायग्राम जो है लड़कों का है। लड़कों के शरीर में भी देख सकते हो आप कि कैसे कैसे स्टेज में जो होती है चेंजेस आ जाता है। लड़कों का भी सच देखिए, सीना जो होता है थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, पहले जो बाल्यावस्था में होता है उसका थोड़ा डिफरेंस होती है। तो इस तरह से जो होता है उनके शरीरों में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। क्या आपने देखा है कि जब लड़के 13 वर्ष या अधिक आयु के होने लगते हैं तो उनके चेहरे पर बाल आने लगता है, आपने देखा ही होगा। यह उनके जनन अंगों में होने वाले विकास और हार्मोन में परिवर्तन के कारण होता है। सारे का जो उत्तरदायित्व होता है वो हार्मोन का होता है। हार्मोन जैसा रहेगा उनके शरीर में वैसा ही बदलाव देखने को मिलेगा। लड़कों व लड़के दोनों में ही जघन क्षेत्र या कांख के नीचे भी बाल आने लगते हैं। एक अन्य परिवर्तन जो सामान्य नज़र आता है वो है उनकी आवाज़ में परिवर्तन, ठीक है, उनकी आवाज़ों में जो होता है लड़कों में परिवर्तन आने लग जाता है, ठीक है। पता कीजिए कि आयु में उनकी आवाज़ में परिवर्तन क्या होता है, ये आपने पता करना है, ठीक है। लड़कियों में राजोधर्म यानी यौवन आराम के समय जो होता है ये होता है 9 से 16 वर्ष की आयु में आरंभ होता है, ठीक है, जिसे पीरियड का नाम से भी आप जानती हो, ठीक है। उनका पीरियड स्टार्ट हो जाती है लगभग 45 से 55 की आयु में यह समाप्त हो जाती है। जो राजोधर्म होती है यानी जो पीरियड होती है वो 9 से 16 में स्टार्ट होती है, और जो 45 और 55 में क्या हो जाता है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। राजोधर्म 28 दिन का एक काल चक्र है जो 21 से 35 दिनों के दौरान हो सकता है, ठीक है। ये जो होता है 28 दिनों के बाद होता है, जिनकी अवधि सीमा होती है 21 से 35 दिन में भी हो सकता है। राजोधर्म चक्र के दौरान एक अंडाणु प्रवृत्त होती है। आपको पता है कि इसमें एक अंड जो होता है वो बाहर निकलता है और अंडाशय में प्रवेश करता है और इसे अंडोत्सर्जन कहलाता है। यह क्रिया लगभग मध्य चक्र में होती रहती है। अंडाशय द्वारा अंडाशय को छोड़ जाने से पूर्व गर्भ से अतिरिक्त रक्त तथा उतक के भीतरी झिल्ली पर निर्माण करती है। जो इनकी झिल्लियाँ होती है गर्भाशय में वो रक्त से परिपूर्ण होती है। यदि अंडाशय शुक्राणु से मिलता है तो गर्भाशय की यह झिल्ली भ्रूण में विकास हो जाता है। अगर नहीं मिलती है तो ये जो होता है पीरियड के रूप में वो बाहर बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। अगर उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो वहीं पर जो है शिशु का जो है विकास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत से वीडियो देखे होंगे, समझो भी होंगे, लेकिन दोस्तों जो हमारे सिलेबस में है हमें वही लेके करना चाहिए, ठीक है। और बात में ये भी बात है कि आप जो होता है पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। हमने एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा करके हमें कोई तीर नहीं मार लेना है। आपको जो सिलेबस है उसी सिलेबस को समझिए, उसी को जानिए और उसी के बारे में मंथन कीजिए, तब जाके आप अच्छे से अच्छे बन सकते हो, ठीक है। 3D या फ्री डी देख के कोई फ़ायदा नहीं रहता। सिर्फ आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कीजिए। आप पता है क्या होता है, बच्चे जो होते हैं हर चीज़ पाना चाहते हैं, हर चीज़ जानना चाहते हैं, और इससे क्या होता है वो अपने घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। जो उनका सिलेबस होता है वो भी मिस हो जाता है और वो फालतू की चीज़ें देख के वो उनका पूरा बर्बाद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या बच्चे ईजी से पास नहीं हो जाते क्या? इसलिए कंसेप्ट को क्लियर समझो कि आपके सिलेबस में है क्या, जो सिलेबस में है उसी के रिगार्डिंग चलो, ये आपके लिए बेटर होगा। आगे जो है, किंतु जब अंडाशय निश्चित नहीं होती है तो गर्भाशय का अतिरिक्त रक्त तथा उतक की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए गर्भाशय अपनी झिल्ली को छोड़ने आरंभ कर देते हैं और राजोधर्म आरंभ हो जाता है। इसमें रक्त, स्वेद, श्लेष्मा और गर्भाशय की झिल्ली के
अंश शामिल होते हैं। यह रक्त योनि से प्रभावित होती है, जिसे साफ सूती कपड़े या सैनिटरी पैड की सहायता से साफ किया जाता है। यहाँ पर जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि लड़कियों को 16 वर्ष की आयु तक राजधर्म चक्र आरंभ नहीं होते हैं तो चिकित्सक उससे परामर्श करना चाहिए। राजधर्म एक लड़कियों की गर्भवती होने की क्षमता को सूचक है। देखिए दोस्तों, ये बात में क्लियर यहाँ पर बताया गया है कि अगर राजधर्म अगर नहीं होता है लड़कियों में तो इसका मतलब है कि वो जन्म देने की क्षमता उनमें नहीं होगा, क्योंकि अंड का विकास नहीं होगा। तो इसके लिए उनको जो है किसी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और जानना चाहिए कि भाई उसके लिए वो क्या और कर सकती है। क्या आप कुछ बात जानते हैं जो ज़रूरी है आपके लिए? क्या एक लड़की अपने प्रथम राजधर्म चक्र से पूर्व गर्भवती हो सकती है जब वो प्रथम राजधर्म चक्र से पूरे अंड को निमुक्त करती हो? देखिए, ये क्वेश्चन जो है बड़ी अजीब है। क्या एक लड़की अपने प्रथम राजधर्म चक्र से पूर्व तो गर्भवती होना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक अंड जो होगा विमोचन नहीं होगा, शरीर से नहीं आएगा, गर्भ तक नहीं जाएगा, तब तक उसका जो है शुक्राणु से मिलेगा नहीं, तब तक वो गर्भवती नहीं हो सकती। ठीक है। क्या लड़कियों में राजधर्म की प्रक्रिया आरंभ होने पर राजधर्म चक्र में अनियमित रहना एक सामान्य बात है? देखिए, ये भी एक सामान्य बात नहीं रहती है। कभी कभी किसी में जो है कभी टाइम पे नहीं आती, कभी लेट आती है, तो ये भी एक तरह की खराबी होती है, जिसको डॉक्टर के सलाह मशवरा से हमें इसको समझने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। क्या ये लड़की यौन सक्रिय है तो राजधर्म चक्र न होना गर्भधारण का दर्शाता है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का यौन सक्रिय है तो राजधर्म को चक्र का न होना गर्भधारण को दर्शाता है, ये तो बात सही है। अगर राजधर्म नहीं होता है तो जो है गर्भ जो है रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं होता, कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी उनकी स्वास्थ्य की वजह से भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो हर चीज़ों को सोच लेना, कभी भी जांच पड़ताल के बिना ही गलत दे देना धारणा, ये सही नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी जो होता है बीमारी की वजह से भी लड़की को जो होता है राजधर्म रुक जाता है। ठीक है। और ये तो कन्फर्म्ड ही है कि राजधर्म जब तब रुकती है जब वो गर्भधारण कर चुकी होती है, यानी उसके जो है अंड का विकास हो गया होता है और बच्चे जो होते हैं वो विकास कर रहे होते हैं। तनाव, बीमारी, अपर्याप्त पोषण के कारण भी राजधर्म के चक्र में अनियमितता हो सकती है। ठीक है, ये बात सही है कि तनाव, बीमारी, अपर्याप्त पोषण की वजह से जो है राजधर्म में काफ़ी चेंजेस आ सकता है। अनीमिया से बचने के लिए सभी लड़कियों को आयरन के भरपूर आहार लेना चाहिए। क्या वे लड़कियां जिनमें रक्त का स्राव तीव्र से होता है ये या जो कुपोषण का शिकार है उन्हें आयरन सप्लीमेंट लेने चाहिए? आपने इस विषय में पढ़ चुकी हो, क्योंकि आपको पता है सभी स्कूलों में जो होता है आयरन की गोलियां इसीलिए दिया जाता है कि जो बच्चे हैं वो सही से उनका विकास हो और उनका ब्लड जो है बने, क्योंकि लड़कियों के लिए ब्लड होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं होगा तो गर्भधारण करना उनके लिए संभव नहीं रहता है। ठीक है। और आपको पता है कि जो भ्रूण का विकास होता है ब्लड से ही होता है, तो इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि राजधर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु इसके संबंध में अनेक मिथक बातें भी हैं। देखिए दोस्तों, कुछ बातें जो होती है गलत भी होती है, जिसको हम सही मान लेते हैं। हमें उन्हीं बातों पे चर्चा करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि कौन जो है मिथक बात है और कौन तथ्य सही है। राजधर्म के दौरान लड़कियों को कोई काम नहीं करना चाहिए, ये बात बताई जाती है, लेकिन ये तथ्य गलत है। जब तक लड़कियां ठीक महसूस करती हैं उन्हें अपना दैनिक कार्य करना चाहिए। यद्यपि चलना व्यायाम उसे ऐंठन पीड़ा से राहत प्रदान कर सके। ठीक है। यानी राजधर्म में सभी को काम करना चाहिए, काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, काम करने से कोई तकलीफ नहीं रहती। राजधर्म एक असामान्य स्थिति है, ये भी बात गलत है, ये गलत मिथ्या बात है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है। राजधर्म एक असामान्य स्थिति नहीं होती है, एक प्राकृतिक है जो होती है। हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ लड़कियां कम ऊर्जा युक्त महसूस करती है, उसमें ऐंठन, कमर दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, भूख न लगना समस्या ये आ जाती है। ये बात सही है कि उनमें थोड़ा सा कमजोरी, ऐंठन, सर दर्द, ठीक है। और कुछ लड़कियां जो होती हैं कमजोरी महसूस कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है जब ब्लड का हर्ष होता है तो ज़रूरी जनरल सी बात है कि कमजोरी तो महसूस होगी। राजधर्म को विलंबित करने या उनमें तीव्रता लाने के लिए दवा लेनी चाहिए। देखिए, ये बातें भी गलत है, क्योंकि राजधर्म के रिगार्डिंग जो है कोई भी चिकित्सक ये नहीं सलाह देता है कि भाई दवाई का सेवन करो। दवाई का सेवन करने से जो है प्राकृतिक चीज़ की कोई भी प्राकृतिक चीज़ जो होती है ना, अगर आप उसमें अपनी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो वो जो होती है बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है। राजधर्म को विलंबित करने या उनसे तीव्रता लाने के लिए दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक सलाह लें। अगर आवश्यक हो तो आप चिकित्सक सलाह ले सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं या समझ सकते हैं। इससे पहले अगर आप दवाई लेते हैं तो ये आपके सेहत के लिए भी ख़राब रहेगा। अगर अंड चक्र में जो है कुछ आपने दवाई की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया तो आप माँ बनने की क्षमता को भी खो दोगे। तो अपनी तरफ से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर की जो सलाह है उसी मशवरा से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे है, राजधर्म के दौरान स्नान करने या ऐंठन होती है?
देखिए, रोजाना स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुनगुने पानी से स्नान करने पर मांसपेशियों को आराम मिलता है तथा पीड़ा में कमी होती है। शारीरिक स्वच्छता को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से राजधर्म के दौरान। ठीक है, राजधर्म के दौरान साफ स्टैंडरी नैपकिन का प्रयोग करना चाहिए, जिन्हें प्रत्येक 6 घंटे के पश्चात बदल देना चाहिए। इस स्टैंडरी नैपकिन के स्थान पर कपड़े का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसे साबुन या पानी से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको क्या करो, धूप में सुखा दो, जिससे उसको जो कीटाणु होगा, जो वायरस बैक्टीरिया होगा, वो ख़त्म हो जाए। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका जो है स्टैंडरी पैक है। ठीक है, तो इसमें कई फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, तो इससे आपको समझना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। राजधर्म के दौरान महिलाओं को रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, ये कौन सी बातें हैं, पुराने ज़माने की बातों पे तो है नहीं। हम पुराने ज़माने में तो है नहीं, हम मॉडर्नाइज हैं। अगर कोई लड़कियां अगर प्रवेश करती है तो क्या है। ठीक है, इस बात का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि महिलाओं की अवधि में रसोई में कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ विशेष खाद्य पदार्थ जैसे अचार को स्पर्श नहीं करना चाहिए या सामाजिक तथा धार्मिक समारोह में भाग लेना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए, ये बातें जो मिथ्या हुई होती है, क्योंकि कोई भी जो है, ये तो शारीरिक प्राकृतिक एक प्रक्रिया है, और प्राकृतिक प्रक्रिया के रिगार्डिंग अगर आप चलिएगा तो उसमें तो जो है आपको जो धर्म में लिखा हुआ है, जो आपके माता पिता बताते हैं, उन्हीं बातों को आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन साइंटिफिक इस पर कोई पुष्टि नहीं हो रखा है और नहीं उसमें है। ठीक है, इसलिए जो आपके माता पिता कहते हैं उन्हीं बातों पर आप भरोसा कीजिए, अदरवाइज इसमें है ही नहीं मिथ्या कि आपने अचार को छुआ तो क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंसान के हाथ ही तो है, छू लिया तो क्या हुआ। ठीक है, लेकिन साइंस तो इस बात को नहीं प्रमाणित करती है। ठीक है, आगे जो है ये कुछ मिथ्या बातें हैं, आपने अन्य सभी मिथ्या बातों को सुना होगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस मिथ्या बातों को तथ्य की जांच करें और इसे मिथ्या बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने का स्थान पर जागरूक बने और सही निर्णय लें। देखिए दोस्तों, जो मिथ्या बातें होते हैं उनको इतना हमें नहीं लेना चाहिए, जो सच्चाई है उस बातों पे हमें समझना चाहिए। ठीक है, नेक्टस उपसर्जन निद्रा के समय लिंग से अतिरिक्त वीर्य का स्वत्र है, इससे रात्रि दोष भी कहते हैं। नेक्टस उपसर्जन और रात्रि दोष की अभिव्यक्ति दर्ज को व्यक्ति भिन्न होते हैं। रात्रि दोष एक प्राकृतिक क्रिया है। देखिए दोस्तों, जो पुरुषों में जो रात्रि दोष होता है वो भी एक तरह की प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो होना सुनिश्चित होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लड़कों को संबंध में चिंता या गिलीन नहीं करना चाहिए, गिल्टी करना नहीं चाहिए। रात्रि दोष के संबंध में अनेक मिथ्या बातें होती है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिथ्या बातें और तथ्य क्या कहता है ये देखते हैं। जो नेक्टरनेस होती है, नाइट जो होती है फॉल्स होती है, और सजन व्यक्तियों को कमज़ोर करता है, ये तथ्य होती है, जो कि गलत है, मिथ्या बात है ये। इससे व्यक्तियों किसी प्रकार के यौन या शारीरिक कमजोरी नहीं होती है। ठीक है, यह यौन विचार एवं कल्पना से संबंधित है। लोगों को ये मानते हैं कि जो बच्चे गलत सोचते हैं उनके ही ऐसा होता है। दोस्तों, ये बात गलत है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह हमेशा यौन विचारों या भावनाओं से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, ऐसे आप अगर गलत चीज़ें देखते हो तो इससे तो होगा, ये तो कन्फर्म्ड है, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा ऐसा नहीं है। जो बच्चे नहीं भी देखते उनको भी होगा। ठीक है, ये आम बात है। सभी लड़के जो होते हैं जो नाइट फॉल्स होती है विसर्जन का अनुभव करते हैं, ये बात भी गलत है। सभी लड़के जो होते हैं नाइट फॉल विसर्जन का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसी किसी बच्चों में ही होता है, किसी किसी लड़कों में ही ऐसी देखने को मिलता है। यद्यपि आपको यह पता होना चाहिए कि ज्ञानेंद्रिय स्वच्छता लड़की और लड़के दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। तो बताइए कि इस स्वच्छता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मूत्र विसर्जन के पश्चात ज्ञानेंद्रियों के साफ पानी से धोना चाहिए, क्योंकि त्वचा से मुड़ने से संक्रमण हो सकता है। देखिए, जब भी हम जो होता है मूत्र विसर्जन यानी जब बाथरूम जाते हैं तो हमें जो है अपने जननेंद्रियों को साफ़ करना यानी लिंग को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मुख्य रूप से सूती अद्र वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए सामान्य अद्र वस्त्रों को कम से कम 1 दिन में बदल देना चाहिए तथा गंदे अद्र वस्त्रों को धोने से पश्चात धूप में सुखाना चाहिए। दाग लगे या अद्र वस्त्रों को तत्काल बदल देना चाहिए, इससे भी प्रॉब्लम आती है। जनन बालों का छोटा रखकर अत्यधिक पसीने या उसकी परिवर्तन स्वरूपी संक्रमण से बचा जा सकता है। अगर पसीना आता है तो वो भी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, तो इसको हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद दोस्तों है भावनात्मक विकास। भावनात्मक आपको पता है इमोशनल जो होती है वो होती है विचारधारा। भावनात्मक विकास का तात्पर्य अपने भावों को प्रबंध या उनको सकारात्मक तथा उदात्त रूप से व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करना होता है। लगभग सभी किशोर प्रतिबंधित प्रति विद्रोह के दौर से गुजर होते हैं। आपको पता है इस समय जो बच्चे होते हैं आप कुछ भी उसको बोलो तो वो चिड़चिड़ा सा लगने लग जाते हैं। माता पिता को कदर नहीं करते, माता पिता से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। जो साथी दोस्त होते हैं उनसे काफ़ी वो लोग घुल मिल जाते हैं। गुस्से में आग बबूला होना, ठीक है,
मूड में तीव्र परिवर्तन इस स्तर पर सामान्य बातें हैं। किशोरों को लगता है कि मानो भावों अवयवों के उतार चढ़ाव के दौरान गुजर रहे हों। एक क्षण में सकारात्मक महसूस करते हैं और दूसरे क्षण में वे उदास हो जाते हैं। किसी एक दिन यह प्रवक्ता व्यास के रूप में व्यवहार करता है तो अगले ही दिन बच्चों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इस समय जो है ऐसी चेंजेस देखने को मिलता है। हालांकि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशिष्ट होता है और तनाव के प्रति प्रतिक्रिया करने का उसका माध्यम भिन्न होती है। सभी व्यक्ति जो होते हैं अपने अपने तरीक़ा से जो है अपनी प्रतिक्रिया को दिखाते हैं। तनावपूर्ण स्थिति को प्रति सकारात्मक तथा स्वच्छ माध्यमों में प्रतिक्रियाओं करने पर नकारात्मक भावों को कम करने में सफलता मिलती है। ठीक है, आपको पता ही होगा क्रोध को कम करने के तथा तनावपूर्ण स्थिति को सकारात्मक रूप से निपटने के लिए कुछ बातें करना जरूरी होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो है सबसे प्रथम यही है कि आपको अपने क्रोध संकेत या पहचाने तथा यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आप क्रोध में हो। आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि आप क्रोध में हो, आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझोगे कि हम क्रोध कर रहे हैं। क्रोध को कम करने के लिए अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करें और कुछ सकारात्मक करने का प्रयास करें, यानी कुछ अच्छे को करने को कोशिश कीजिए जिससे कि आपका जो माइंड हो वो काफ़ी अच्छे सेटलमेंट में चले जाए। क्योंकि अगर आप क्रोधित रहोगे तो आप आगे कर नहीं पाओगे। और इसमें माता पिता का भी थोड़ा दायित्व बढ़ जाता है कि ऐसे बच्चों को थोड़ा सा प्यार से और उनको काफ़ी सलाह मशवरा से ही उनको आगे बढ़ाएं। साथ के बॉक्स में दिए गए कुछ जो है दिया गया है विकल्प चयन करें, देखें कि आपको इसमें से कौन सी विकल्प जो है सर्वोत्तम है। कुछ विकल्प हैं लिसन टू द म्यूजिक, लिव टू द सीन्स, द हेल्प ऑफ द सम बॉडीज एज एक्सक्यूज एक्सरसाइज और डू सम फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ। तो ये जो कुछ एक्सरसाइज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को करना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तथा आपके लिए कोई और विधि काम कर सकती है यदि रखें तो यदि आप किसी स्थिति में अत्यधिक अप्रसन्न हैं, उससे निपटने में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने विश्वसनीय स्रोत जैसे कि परिवार के सदस्य या मित्रों से सहायता लेने हिचकिचाइए नहीं। ठीक है, किसी से मदद लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, वस्तु या आपकी दृढ़ता और आपके आंतरिक संसाधनों की अच्छी समझ को दर्शाता है। परिस्थितियों को विश्लेषण करना, इसके कारण समझना और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों को बचने के लिए कदम उठाना ऐसे उपाय हैं। देखिए इसमें स्थिति में क्या करना चाहिए, जो आपसे काफ़ी बड़े हैं उनको सलाह मशवरा लो, उनको सही राय विचार लो जिससे वो सही समझ सके आपको। देखिए किसी से मदद मांगना ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, मदद मांगने से ये होता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप सही से सब कुछ करना चाहते हो, सही से व्यवस्था करना चाहते हो। तो इन चीज़ों के लिए चीज़ें जो होती है बहुत ही ज़रूरी होती है और बच्चों को भी करना चाहिए और माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं बढ़ रहे हैं और उनको जो है भावनात्मक जो विकास है, भावनात्मक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तो इन चीज़ों के लिए वो प्यार से समझाएं और बच्चों को सही मार्गदर्शन करें। भावों और अवयवों के बेहतर प्रबंधन में सहायक होते हैं। यहाँ हम रामू और उसके प्रिय मित्र राजेंद्र के उदाहरण लेते हैं। उन दोनों के बीच गहफत फैली हुई जिसके कारण उनमें लड़ाई हो गई। राजेंद्र ने सबको सामने रामू का अपमान किया, इससे रामू को बहुत बुरा लगा। निस्संदेह रामू के लिए तनावपूर्ण स्थिति थी। इस स्थिति में निपटने के लिए अनेक तरीके हैं। इस स्थिति में प्रतिक्रिया के 3 संभावित तरीकों को दर्शाया गया है। देखिए प्रथम प्रक्रिया यही होती है कि वह महसूस करे कि कोई भी मित्र विश्वसनीय नहीं होते हैं और सभी मित्रों के साथ संपर्क समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है ना, यानी सारे मित्र इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जब उनकी बातों को हम इतना दिल पे लें और अपने आप को प्रतिक्रियाओं को गलत करें। दूसरा ये बात बताता है कि वह अपने दोस्तों में राजेंद्र की निंदा करे, ये भी बात अजीब है। ठीक है, रामू राजेंद्र के साथ बैठे और आपसी गलतफहमी को हम क्या करें, दूर करने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, जो गलतफहमी होती है उसको सबसे पहला यही होता है कि आप बैठे हो, विचार करो और फिर उस गलतफहमी को सही से दूर करो और उससे क्या हो, सही कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो। किशोरों में व्यक्तिगत विकास के लिए सकारात्मक स्वधारणा का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वधारणा के स्वाभिमान के अर्थ को और समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति की पहचान विविध विशेषताओं को स्थापित होती है। किशोरों में अपनी पहचान की दृढ़ता भावना और होती है और विभिन्न विषयों में उनका सफल दृष्टिकोण होती है। व्यक्ति की पहचान का निर्माण स्वयं अवधारणा और स्वाभिमान से होता है। देखिए दोस्तों को, जो दोस्तों में जो दोस्त का पहचान होता है स्वाभिमान से होता है। ठीक है, स्वाभिमान का मतलब ये नहीं है कि आप गलत करो, स्वाभिमान का मतलब है कि आप अच्छे हो, आप एक दूसरे को साथ में सहयोग से आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, इसमें है जो स्वयं अवधारणा। सत्यापत्य अपनी शक्तियों तथा कमजोरियों का अवलोकन करने की विधि होती है दोस्तों। स्वयं अवधारणा यानी आपने क्या करना है, अपनी शक्ति और कमजोरियों का अवलोकन करें, जांच परख करें। जब आप केवल अपनी कमजोरियों को देखते हैं तो आपकी स्वयं अवधारणा कम होती है और जब आप अपनी शक्तियों या गुणों को देखते हैं तो उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं तो आपको काफ़ी स्वयं अवधारणा उच्च लगने लग जाती है। तो इस तरह से जो है स्वयं अवधारणा काफ़ी
आगे बढ़ती है। उसके बाद है स्वाभिमान। आपकी क्षमताओं के प्रति आपका अवलोकन है। अन्य शब्दों में, यदि आपका स्वाभिमान उच्च है तो आपको अपनी क्षमताओं पर अत्यधिक विश्वास होगा। सकारात्मक स्व अवधारणा को परिणाम स्वरूप उच्च स्वाभिमान होती है। जब एक किशोर अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना आरंभ कर देता है तथा उन्हें अपनी परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार करता है तो उसका स्वाभिमान अधिक हो जाता है। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि सफलता के लिए सकारात्मक स्व अवधारणाएं प्रमुख कारक है। किशोर अवस्था के दौरान सकारात्मक स्व अवधारणा का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु आप स्वयं इस अवधारणा के स्वाभिमान को किस प्रकार विकास करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है और आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको हम कैसे विकास कर सकते हैं। ठीक है, अपने सकारात्मक गुणों को सूची तैयार करने के पश्चात आप कैसे महसूस कर सकते हैं ये देख सकते हैं आप। आपके अनुसार ऊपर लिखित बिंदुओं में से कौन से बिंदु सकारात्मक अभिमान के निर्माण में सहायक है। अपने माता पिता की सहायता से या उनकी सहायता के बिना आपकी कमजोरियों को निपटाने के लिए एक योजना तैयार कीजिए। ठीक है, अपने उत्तरों के निम्नलिखित कलाओं में लिखिए और बताइए, जैसे प्राकृतिक संबंध है, प्रभावी संपोषण, आत्मबोध, सकारात्मक आत्म अवधारणाएं। तो इस तरह से जो है आप अपने जीवन को सही मार्गदर्शन पे ले सकते हैं। ये तो जो हमारी थी भावनात्मक विकास थी। ठीक है, इसके 2 पॉइंट और है दोस्तों, उसका जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, इसके बी पार्ट में करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट है, देखिए इसमें हमने यही जानने की कोशिश किया है कि जो किशोर अवस्था होती है उसमें इंसानों के शरीर में बहुत तरह के बदलाव होते हैं, बहुत तरह के चेंजेस होते हैं, जहाँ पर उनके हर तरह का जो है बॉडी भावनात्मक आती है। तो इसमें 4 फॉर्म में बांटा गया था इसको, और उसी के बारे में हम 2 को जो हमने अभी डिस्कस किया है विस्तार पूर्वक। ठीक है, 2 के जो है हम बी पार्ट में करेंगे इसके डिस्कस। लेकिन दोस्तों इसमें यही बात है कि आप जो होता है बच्चों के शारीरिक जो होती चेंजेस होती है उसी के बारे में है, काफ़ी अच्छा बताया गया है। ठीक है, और आप भी थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले लीजिएगा, ज़रूरी है, इससे आपको समझ हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अगले वीडियो मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, बाय। अपना ध्यान रखना और मन लगा के पढ़ो, तभी आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाओगे। ओके, बाय।